अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। देखिए, आखिर कब तक में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, खुसूसन पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं। आज हमने बात की है जनाब आगा मसूद साहब से, जो कि हमारे एडवाइज़र भी हैं, कंसल्टेंट हैं OPTV ग्लोबल के और सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं। काफ़ी इनका काम है, जंग में भी लिखते रहें या अखबार जहाँ में लिखते रहें, दी न्यूज़ में लिखते रहें, डेली न्यूज़ में लिखते रहें, और कोना मक्श जर्नलिस्ट हैं और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सिंध भी रह चुके हैं। तो मैंने उनसे ये सवालात किए हैं कि आने वाले हालात क्या कह रहे हैं पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ सकेगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी ये कि जमहूरियत का बुनियादी मकसद ये होता है कि आवाम की खिदमत करना, उनके ख़यालात की तर्जुमानी करना, उनकी मुश्किलात को हल करना, उनसे जो नाजायज़ तरीक़ेकार किए जाते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, उस पर आवाज़ बुलंद करना। तो बुनियादी तौर पर जमहूरियत जो है वो इंसान के जुमला मसाइल का हल है। अगर ईमानदारी से अगर कोई सियासी निज़ाम मारिज़ वजूद में आया है बहुत ज़माने के बाद, तो वो जदीद जमहूरियत है। हालांकि मैं समझता हूँ कि इस जमहूरियत से उन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया जो मग़रिब में हैं, और उन्होंने क़ानून की अमलदारी को यकीनी बनाया, जमहूरियत को यकीनी बनाया, इलेक्शन के ज़रिए कामयाबी को यकीनी बनाया, और ये भी बताया कि जमहूरियत के ज़रिए जो जुमला मसाइल थे आवाम के, उसको भी हल करने की मुमकिन कोशिश करते हैं। यही वजह है कि वो जो माशरा है, मग़रबी माशरा या ऐसे माशरे के जिन्होंने मग़रिब की तक़लीद की है, तो अमल दरामद करने की कोशिश की है। तो जमहूरियत, जैसा कि मैंने आपके खिदमत अर्ज़ किया, कि एक ऐसा मोतबर सियासी निज़ाम है जो जदीद तकाज़ों को पूरा करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर हम पाकिस्तान के तनाज़ुर में जमहूरियत को देखेंगे तो यहाँ जमहूरियत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ यहाँ वडेरा शाही है। यहाँ बड़े बड़े बाअसर लोग हैं कि जो सियासत में हिस्सा लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, फ़हम रखने वाला आदमी, वो कभी भी इन हालात में इंतख़ाबात में हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए कि आपके पैसे नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत का मतलब ये है कि अगर आपके जेब में पैसे हैं या आपने ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को में शमूलियत कर ली है कि जो ताकत की बुनियाद पर लोगों को मुंतखब कराती है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जमहूरियत बिल्कुल नहीं है। और मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर यही सिलसिला पाकिस्तान के अंदर चलता रहा तो आइंदा कई सालों तक पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई नामो निशान भी नहीं होगा। और आप ये भी बताइए कि हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं जनाब उमर बंदयाल साहब, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि चीफ जस्टिस जो हैं वो एक ईमानदार आदमी हैं, और वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। जिस तरह का दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट होती है, उसका भी एक चीफ जस्टिस होता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि PDM ने हमारे चीफ जस्टिस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है। वो उनके फ़ैसलों से इत्तेफाक नहीं करते। दुनिया भर में आपको मालूम है कि जो चीफ जस्टिस फ़ैसला देते हैं या कोर्ट फ़ैसला देती है, तो उसके फ़ैसले पर तनक़ीद तो होती है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप उस चीफ जस्टिस को वहाँ से हटा दें या उसके ख़िलाफ़ एक गलत किस्म की कैंपेन शुरू करें और उसको बदनाम करने की कोशिश करें, इदारों को तबाह करने की कोशिश करें। पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो बंदयाल साहब ने तो अपनी दानिश में, अपने इल्म की रोशनी में और क़ानून की रोशनी में जो भी फ़ैसले दिए हैं वो बहुत अच्छे फ़ैसले दिए। ख़ुद PDM के हक़ में फ़ैसले दिए उन्होंने। लेकिन अब क्योंकि ज़ाहिर है कि ये लोग इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, और इमरान खान साहब जो हैं एक मकबूल लीडर हैं, और जितने भी सर्वे पाकिस्तान में होंगे तकरीबन 9, उन 9 सर्वे में बाकायदा ये बात तस्लीम की गई है कि अगर इंतख़ाबात होते हैं तो इमरान खान साहब जो हैं भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। यही PDM को जो है बात पसंद नहीं है, ना नवाज़ शरीफ को पसंद है, ना उनके भाई को पसंद है। चुनाचे वो इमरान साहब के ख़िलाफ़ साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट को भी मुतनाज़ बना रहे हैं, और जो कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान में कानून नहीं होगा तो फिर जंगल का कानून होगा। अहमद साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब वहाँ पे मॉब जा रहा था, बड़ा सेंसिटिव एरिया था वो कंटोनमेंट का, और वहाँ पे ना तो हमें पुलिस दिखाई दी, ना ही रेंजर दिखाई दी, वो वहाँ से गायब थी, डिसअपीयर थी। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। फिर ये मुझे बताएं कि आर्मी ने कैसे रियलाइज़ नहीं किया, आर्मी इतनी एडवांस है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, रेडार टेक्नोलॉजी है, उनको कैसे नहीं पता हुआ कि लोग आ रहे हैं और हमला करने वाले हैं। देखिए,
जहाँ तक कोर कमांडर के घर पर हमले का ताल्लुक़ है, यकीनी तौर पर ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े की मज़म्मत करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मेरी गुजारिश है कि इस पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात भी होनी चाहिए, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन लोग थे कि जिन्होंने ये मज़मूम कार्रवाई की है। जब तक कि एक गैर जानिबदार तहक़ीक़ात नहीं होंगी, पता नहीं पड़ेगा कि ये किसने किया है। लोग कहते हैं कि साहब के इसमें पीटीआई के वर्कर थे। ये इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, आप किसी भी चलते हुए आदमी पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि इसने पत्थर मारा, लेकिन जब तक कि आप एक इम्पार्शल इंक्वायरी नहीं कराएंगे, आप ये नहीं मालूम कराएंगे कि ये कैसे हुआ, तब तक मेरा ख़्याल है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है। इससे माशरे में तनाव पैदा होगा, कशीदगी पैदा होगी और अफ़हाम व तफ़हीम के वो तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे जिसके ज़रिए के इंसान दोस्ती और क़ानून की जो है उसका एहतराम होता है। आज हम यही देख रहे हैं कि इल्ज़ाम तराशी हो रही है, और इल्ज़ाम तराशी जो है ना वो उन 13 जमातों की तरफ से हो रही है कि जिनको बाकायदा एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत इक़्तिदार में लाया गया है। उनसे पाकिस्तानी नहीं संभल रहा। वो आए थे ये वादा करके हम महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई जो है 50% से ज़्यादा आगे बढ़ गई है। फूड इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है, लोगों के पास खाने को नहीं है, एक वक्त लोग खाना खाते हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, नौकरियां नहीं है। ये वायदा करके आए थे कि हम जो है ना महंगाई ख़त्म करेंगे, रोज़गार के ज़राए पैदा करेंगे, हम डॉलर को 200 पे लेकर आएंगे। आज कुछ भी नहीं है, आज एक सन्नाटा है। माशी तौर पर मुल्क जो है ना तबाही के दाने पर खड़ा है, बल्कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सूरत हाल में हम सब जो है ना इसमें शामिल हैं, कोई एक नहीं बल्कि सब शामिल हैं। सब ने मिल के ये सूरत हाल पैदा की है। मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जो भी समझदार लोग हैं, जिनकी जो अरबाब इख्तियार हैं, वो इस मुल्क को संभालें, वरना सूरत हाल जो है वो नबश्ते दीवार पर नज़र आ रही है। हमारा मुल्क जो है ना तबाही के दाने पर खड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस बात का कायल हूँ कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, अगर जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, आप इल्ज़ाम तराशी करते रहें, किसी भी अलिफ बे पे कहते हैं साहब के इस आदमी ने जो है वो वहाँ पे जिना हाउस में हमला किया, ठीक है, उसको गिरफ़्तार भी कर लेंगे, आप उनको सामने भी ले आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि गैर जानिबदार इंक्वायरी फिर कहाँ खड़ी? जुडिशल इंक्वायरी से ये होगा कि कम से कम ये है कि सवाल जवाब होंगे, और जो भी लोग पकड़े जाएंगे उनसे पूछा जाएगा भाई क्या है और क्या सूरत हाल है, या फिर ये कि जो भी इंतज़ामिया है उससे भी पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए, एक जो सवाल आवाम पूछ रहे हैं वो ये कि आप यहाँ किसी बैंक में बग़ैर चेकिंग के दाखिल नहीं हो सकते, आप सिंध सेक्रेटरीट में जो है ना बग़ैर चेकिंग के दाखिल नहीं हो सकते, तो किस तरीके से जनाब एक कोर कमांडर जो कि बड़ी अहम शख्सियत है उसके आप दाखिल हो गए? तो ये सवालात जो है ना इसके जवाब चाहिए, और जब तक इनके जवाब नहीं मिलेंगे, इल्ज़ाम तराशी से लोगों को मतलब ये कि किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। ये मुल्क के मफाद और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बेहतर नहीं है। दूसरा बात ये है कि आपको पता है कि पॉलिटिशियन सारे करप्ट हैं पाकिस्तान में, और इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो वर्स्ट है, और उसको कोई अभी तक उसका हॉल्ट नहीं हो रहा। सिचुएशन जो है ख़राब से ख़राब होती जा रही है, तो अभी तक वो रुक नहीं रही है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ है, यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो बड़े ज़हीन लोग हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के दफ़ा में अपनी जहानत से इस्तेमाल की है, और आज भी उनका ये किरदार जो है काबिल तारीफ़ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ऐसे लोगों को कि जो 30 साल से इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं और इन्होंने मुल्क को लूटा है और अपने पैसे बाहर ले गए हैं, तो क्या इनको इस किस्म की इजाज़त होनी चाहिए कि वो दोबारा मतलब ये कि किसी ज़राए से इक़्तिदार में आके फिर दोबारा लूट खसोट करें? और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये जो PDM के लोग हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह जानती है कि इनके सारे पैसे बाहर में हैं, मतलब शहबाज शरीफ के, नवाज़ शरीफ के, है ना, इसहाक़ डार के, किसी से इनके सारे पैसे जो हैं बाहर के बैंकों में रखे हुए हैं। तो इनका पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान में कोई कमिटमेंट भी नहीं है। और माफ़ कीजिए, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ मुअद्दबाना अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन लोगों को, ये जो PDM के लोग हैं, इनका तहरीक पाकिस्तान से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनके बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा भी नहीं लिया, तो चुनांचे इनको पाकिस्तान का क्या ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बड़े ज़हीन लोगों पर मुश्तमिल है। उनको सोचना चाहिए कि हम अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना सूरत हाल अगर बिगड़ गई तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो अज़ली दुश्मन है वो इससे पूरा फ़ायदा उठाएगा। दुश्मन पाकिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तान के बाहर भी है। हमें सब मिल के सोचना चाहिए, ये किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं है पाकिस्तान को बचाना, हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। देखिए,
ये जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में मौजूद है, उसकी वजह से इकोनॉमी आपकी नीचे जा रही है। इस वक्त तमाम जो डोनर इदारे हैं और ख़ुद वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 0.5% है। यानी आप बताइए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ है ही नहीं। तो जब इकोनॉमी कुछ भी नहीं है तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से लोगों के जो रोज़गार के ज़राए पैदा होंगे, किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से तरक्याती काम होंगे, किस तरीके से रोज़गार के ज़राए निकलेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं रही। ये जो मौजूदा हुकूमत है PDM की, जिसके सरबराह नवाज़ शरीफ साहब हैं, इन्होंने ये वायदा किया था कि हम पाकिस्तान को बहुत जल्द महंगाई के अज़ाब से निजात दिलाएंगे, हम रोज़गार के ज़राए पैदा करेंगे, और ये भी उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि ना पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हुई है, ना पाकिस्तान का इस्तेहकाम पैदा हुआ है, और ना ही आवाम के लिए रोज़गार के ज़राए निकले हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं। ये सूरत हाल जो है बड़ी तशवीशनाक है। ये मसले उन लोगों के लिए हैं कि जिन्होंने बड़ी मतलब जान दे के पाकिस्तान को बनाया था। 75 साल में पाकिस्तान, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर सूरत हाल जो है वो बहुत तशवीशनाक हो गई है। जो सबसे बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि मुख्तलिफ़ मुतहरिब ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। फजलुर रहमान साहब अपने मतलब मदरसे के बच्चों को सामने लेकर आके खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट के सामने। आप मुझे बताइए कि एक तरफ तो हुकूमत ये कहती है कि दफ़ा 144 लगा हुआ है, तो फिर ये कि फजल रहमान की जो मदरसे के बच्चे हैं, इनको किसने कहा कि आप आइए? ज़ाहिर है कि ये ख़ुद फजल रहमान साहब ने कहा कि आप बड़ी तादाद में निकलिए। राना सनाउल्लाह जो कि हुकूमत का नुमाइंदा है, जो वज़ीर दाखिला है, वो बाकायदा मतलब ये कि कह रहा है कि बड़ी तादाद में आप निकल कर आइए। किसके ख़िलाफ़ निकल कर आइए? अगर खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट पर कुछ हुआ या बंदयाल साहब को कुछ हुआ, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ बहैसियत एक सहाफ़ी की जिसने 40 साल सहाफ़त की है, ये मुल्क के अंदर खाना जंगी की तरफ हम चले जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये सूरत हाल किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। हमें बड़ी ईमानदारी से इस मुल्क को बचाना चाहिए। इस मुल्क में जो सूरत हाल है उसको ठीक करनी चाहिए। अफ़वाह व तफ़हीम का रास्ता अख्तारना चाहिए। हमें एक ऐसा रोशन रास्ता अख्तार करना चाहिए कि जिसमें मिलजुल कर हम इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकें। देखिए, जब तक कि इकोनॉमी और सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम ये जो हुकूमत है ये तवज्जो हटाने के लिए जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रही है, और मीडिया के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है, और ये मुहिम चला रही है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। हालांकि इनको तो ये काम करना चाहिए कि हम रोज़गार के ज़राए कैसे पैदा करें, कारखाने कैसे पैदा करें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक से हमारे ताल्लुकात कैसे होना चाहिए। IMF तो अभी तक तो आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, खुदा के लिए आप होश के नाखून लें और ये समझें कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा दुश्मन तैयार बैठा हुआ है हमें बर्बाद करने के लिए, बल्कि उनके जानिब से उनके TV ये कहते हैं कि हमें अब कोई दुश्मनी की ज़रूरत नहीं, ख़ुद पाकिस्तानी अपने मुल्क को जो है ना तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ज़रा सोचिए इस मसले पे। तो देखते रहिए प्रोग्राम आखिर कब तक। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मौजूद लेकर आएंगे। अगर आप भी इस आखिर कब तक प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कायम करें। हमारा नंबर है 9094892289। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning
And with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.